नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस बार कई लोग हिट होते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका चलते हैं। अभी कल परसों की ही बात है कि पेंटागन जब अपने सांसदों को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग कर रहा था ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध पर, तब उस ब्रीफिंग के बीच में ही रिपब्लिकन के ही सांसद, जो ट्रम्प साहब के अपने पार्टी के हैं, अपने खास लोग, गुस्से में बाहर आ गए और कह रहे थे कि ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। देश को ये भ्रमित कर रहे हैं। अमेरिका को कुछ बताते हैं, हमें कुछ बताते हैं और करते कुछ और हैं। दरअसल ट्रम्प साहब ने जब युद्ध छिड़ा, तब उन्होंने कहा कि ईरान पे हम हमला नहीं करते तो ईरान हम पे हमला करता, जबकि ईरान कभी हमलेवार रहा नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा युद्ध ईरान को परमाणु हथियारों से लैस होने से रोकना, उनका मिसाइल प्रोग्राम चेंज करना और जितने आतंकी संगठनों को वो मदद करता है उससे मदद रोकना, यही हमारा मकसद है। बाद में पेंटागन उनको बताता है कि हमारा मकसद तो सही मायने में वहां रिजीम चेंज करना है, और युद्ध से कभी रिजीम चेंज नहीं होती, ये कई बार दिख गया है, और वो जो रिजीम चेंज होती है वो टिकती भी नहीं। इसलिए आग बबूला हो गए थे, क्योंकि कोई देश की रिजीम चेंज करना, ये उस देश की आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना है। लेकिन जहां ईरान की रिजीम चेंज करने ट्रम्प साहब चले थे, क्या ईरान छोड़ के बाकी देश की रिजीम खतरे में है? क्या अमेरिका में खुद ट्रम्प साहब खतरे में है, क्योंकि 30% पर उनकी पॉपुलैरिटी आ गई है? नेतन्याहू आने वाले, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं इज़राइल में। क्या वहाँ रिजिम चेंज होगी? और जो मित्र देश है अमेरिका की खाड़ी में, वहाँ पे भी बहुत विद्रोह है। ईरान के युद्ध के चक्कर में बहरीन में तख्तापलट हो सकता है क्या? वहाँ राजा के खिलाफ विद्रोह हो गया है। कतर ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। सऊदी प्रिंस के साथ ट्रम्प की बदतमीज़ी, ये तमाम बातें जो है, ये वन बाय वन खबरों में आपसे आपके सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं बहरीन। क्या रिपोर्ट है बहरीन की? मिडल ईस्ट जंग का असर बहरीन में दिख रहा है। शिया समुदाय के विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारियां और कस्टडी में मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। बहरीन में शिया समुदाय की आबादी कमोबेश 60% है, और सत्ता कम आबादी वाले सुन्नी समुदाय के शासकों के हाथ में है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का असर बहरीन में दिख रहा है, और ईरान में सत्ता परिवर्तन की चर्चा हो रही थी, वहीं बहरीन में आंतरिक अस्थिरता तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। सियाह समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और हालात बिगड़ चुके हैं, और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से जंग शुरू होने के बाद से बहरीन में अब तक 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर शिया मुस्लिम समेत शामिल हैं। ये गिरफ्तारी के पीछे आरोप देशद्रोह, जासूसी, दुश्मन से सहयोग और राजशाही के खिलाफ नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप हैं। तनाव उस वक्त बढ़ गया जब 32 वर्षीय शिया एक्टिविस्ट मोहम्मद अल मौसावी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मानवाधिकार संगठनों ने मौत पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिरासत के दौरान उसको बहुत ज्यादा यातनाएं दे दी गई, जिससे उसकी मौत हुई। दरअसल बहरीन की सामाजिक संरचना लंबे समय से संवेदनशील रही है। यहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा शिया समुदाय के पास है, लेकिन सत्ता सुन्नी शासकों के हाथ में है। यही असंतुलन कई बार विरोध की वजह बन चुका है। मौजूदा जंग ने इस पुराने घाव को
फिर से हरा कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी जैसे संगठन का कहना है कि देश में डर का और आतंक का माहौल है। कई गिरफ्तार लोगों को वकील तक पहुंच नहीं मिल रही है। उनके परिवार को भी उनकी जानकारी नहीं दी जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट तक की गिरफ्तारी का आधार बनाया जा रहा है, जिसमें ईरान के समर्थन या युद्ध के झूठे कंटेंट शामिल हो। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बड़ा कारण बहरीन की रणनीतिक स्थिति भी है। देश में अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय मौजूद है और सरकार ने इजराइल के साथ संबंध भी सामान्य किए हुए हैं। जंग की शुरुआत में ही इस फ्लीट के को ईरान के निशाने बनाया था। आम जनता का एक बड़ा वर्ग, खासकर शिया समुदाय, ईरान के प्रति सहानुभूति रखता है और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का समर्थन करता है। रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो बहरीन में 2011 जैसी स्थिति बन जाएगी। 2011 में अरब स्प्रिंग जैसी स्थिति, जहां बहुत बड़ा उठाव हो गया था और उस समय बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें कड़ी कार्रवाई के जरिए दबा दिया गया था। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां करते हैं। फिलहाल बहरीन एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर ईरान के साथ जंग लंबी खींचती है तो इसका सबसे बड़ा असर इस छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देश पर पड़ सकता है, जहां आंतरिक असंतोष कभी भी बड़े राजनीतिक संकट में बदल सकता है। ये तो हो गया बहरीन। अब आपको मैं एक प्लेट, एक टेलीविजन चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ की प्लेट है, जिसमें बाकायदा ये कहा गया है, कतर ने खुद को ईरान युद्ध से अलग किया। ये एनडीटीवी इंडिया की हेडलाइन है। ये अपने अडानी सेट का चैनल है। ये खुद कहता है कतर अलग हो गया। खासकर कतर की जो लाइफलाइन है वो उनका गैस प्लांट है, एलएनजी, विश्व का सबसे बड़ा। जब मिसाइलों ने उनको हिट किया तब, अब उनको रेक्टिफाई करने के लिए 5 साल लगेंगे। कतर भयानक परेशान हो गया। कतर को ये समझ में आ गया कि हम, अमेरिका आएगा चला जाएगा, इज़राइल हो सकता है अपने शेल में चला जाए या अपने टेरिटरी में अपने निर्माण में लग जाए, लेकिन हम जो खाड़ी देश है वो तो आपस में ही यहाँ बने रहेंगे। कतर के विदेश मंत्री ने ये भी कहा था कि हम खाड़ी के देश यहाँ हज़ारों सालों से हैं और हम एक दूसरे के दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिका को भी आड़े हाथ लिया था कि आपने हमारी गैस प्लांट बचाने का हमको वादा किया था, लेकिन आप नहीं बचा पाए। यदि ईरान से आप हमको बचा नहीं पाते तो फिर हम आपके साथ क्यों रहे? ये कतर ने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ट्रम्प साहब जो है, अब ये सऊदी प्रिंस जो है, उनके भी मजे लेने लगे हैं। क्लैश रिपोर्ट की एक ट्वीट है, एक्स पर आप देख सकते हैं। ट्रम्प ऑन सऊदी लीडरशिप, ही डिडंट थिंक ही वुड बी किसिंग माय एस, ही रियली डिडंट, नाउ ही हैज टू बी नाइस टू मी, ही बेटर बी नाइस टू मी। ये सऊदी के क्राउन प्रिंस के बारे में बोल रहा है कि वो मेरे, मैं अब क्या हिंदी में बोलूं, सभ्य लोग देखते हैं इसको, अंग्रेजी में आप समझ गए होंगे। ये वीडियो भी है उसका, ये भी आप देख सकते हैं। A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, but this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me, and he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country,
Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. No, he said, though, he said, you know, it's amazing, President, because he's a very smart, but a regular kind of a guy. He said, you know, it's amazing, President. A year ago, in that case, it was a year and a half, it was 6 months ago, but a year ago, you were a dead country. Now you're literally the hottest country anywhere in the world. And that was before we beat the hell out of Iran. अब इसके बाद एक और सयानी सैयद का ट्वीट है, वो भी बहुत आहत है इस बात को। वो ट्वीट कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, शेमफुल एंड डिसगस्टिंग, ट्रम्प यूजिंग एक्सट्रीमली derogatory language against Saudi Crown Prince MBS. Is this how you talk about the head of the state, one of your greatest allies? I could not believe it. So I had to watch the full speech, and here is the full version of what he said. ये फिर टेलीविजन वो बाइट उसने नथी की है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ट्रंप के क्या साथ जो है क्या कर रहा है, मतलब ट्रंप और सऊदी में कहाँ सऊदी प्रिंस को ट्रंप जी ने घसीट लिया। वैसे देखा जाए तो ट्रंप का ये सेकंड कार्यकाल में हमने देखा कोई भी भरोसे का आदमी, मतलब कोई भी आदमी ट्रंप पे विश्वास नहीं रख सकता। ट्रंप अकेले में आपसे क्या बात करेंगे, बाहर जाके क्या बोल देंगे, आपको कहाँ एक्सपोज करेंगे। मतलब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी उन्होंने कहा था कि वो लगातार मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो एक बार मुझे मिलना है, एक बार मुझे मिलना है। ये हमेशा कमजोर को और दबाने का प्रयास करते हैं और आंखें दिखाने वालों से चुप रहते हैं। फ्रांस ने आंखें दिखाई, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में डांटा। अफ्रीका ने आंखें दिखाई, यहां तक कि यूक्रेन के ने भी आंखें दिखाई, तो ये चुप रह जाते हैं। हम आंखें नहीं दिखाते, हम आंखें नम करते हैं भारत कम से कम, तो उसका खामियाजा हम पूरा देश भुगत रहे हैं। अब क्राउन प्रिंस के साथ क्या हुआ? ईरान युद्ध को शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है। 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खुलासा किया गया कि पिछले सप्ताह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो मोहम्मद बिन सलमान को एमबीएस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। एमबीएस ने ट्रंप से बातचीत में ईरान पर हमले जारी रखने की गुजारिश की। प्रिंस ने यहां तक सुझाव दिया कि ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए और जरूरत पड़े तो जमीनी हमले भी किए जाए। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि एमबीएस पर्दे के पीछे ट्रंप से युद्ध जारी करने की अपील करते हैं। वहीं सऊदी अरब को ने आधिकारिक तौर पर खुद को शांति के समर्थन बताते हुए इन दावों से दूरी बना ली। हालांकि युद्ध के दौरान ट्रंप प्रशासन एमबीएस को नीचे दिखाने में कोई असर नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में ट्रंप ने कहा एमबीएस ने उन्हें हल्के में लिया था, उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ रहा है क्योंकि अब अमेरिका पहले से ज्यादा ताकतवर है। आइए जानते हैं कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। ट्रंप प्रशासन का रवैया एमबीएस के प्रति अजीब है। एक तरफ ट्रंप पत्रकारों से कहते हैं कि वह एक योद्धा है, वह हमारे साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों के पास ये रिपोर्ट भी छपवाते हैं जिसको सऊदी को बाद में सफाई देनी पड़ती है। अमेरिका एक ओर से एमबीएस को योद्धा करके तारीफ करती है तो दूसरे और उनकी गुप्त भूमिका को मीडिया के सामने उजागर कर उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ईरान युद्ध में सऊदी की भूमिका का खुलासा अमेरिकी अधिकारियों ने ही किया। अमेरिकी अधिकारियों ने ही बताया कि एमबीएस ने ट्रंप से ईरान पर हमले तेज करने की बात कही। एक्सपर्ट का मानना है कि एमबीएस को डर है कि अगर ट्रंप कभी पीछे हटते तो सऊदी अरब और पूरा पश्चिमी एशियाई को ईरान का अकेले सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब लंबे समय से पश्चिम एशिया में प्रमुख शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। ईरान उसके इस लक्ष्य के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है।
यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में दोनों देश प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। ट्रंप को भी पता है कि सऊदी ईरान को कमज़ोर देखना चाहता है, इसलिए वह उनकी बातों को नज़रअंदाज करेगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप लगातार एमबीएस पर तंज कसते दिखाई देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि अगर जंग लंबी चली, तो सऊदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 230 खतरे में पड़ सकता है और विदेशी निवेशक डर सकते हैं। होर्मुज स्ट्रीट के बंद होने से सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे तेल निर्यातक देशों के व्यापारिक हितों पर सीधा असर पड़ रहा है। यानी सऊदी की स्थिति ना जंग छोड़ने की बन रही है, ना जंग जारी रखने की। इसका फायदा ट्रंप प्रशासन उठा रहा है, जो एमबीएस को बार-बार कमजोर स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। ये 3-4 रिपोर्ट बहरीन में तख्ता पलट के लिए विद्रोह, कतर अपने आप को अलग कर रहा है, सऊदी प्रिंस दोनों तरफ से जूते खा रहा है। उधर ट्रंप भी उनको एक्सपोज़ कर रहे हैं, इधर ईरान की मिसाइल भी हिट कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा किसका है? इज़राइल ईरान को बर्बाद कर रहा है, तो ईरान भी इज़राइल को छोड़ नहीं रहा है। दोनों देश बुरी तरह से युद्ध के परिणाम भोग रहे हैं। अमेरिका इज़राइल के बुलाने पे आया, लेकिन अमेरिका भी हिट हो रहा है। अमेरिका को समझ में नहीं आया कि जो हुर्मुज़ डल जमरू मध्य जो मार्ग है, वो इस युद्ध में भी खुला था, लेकिन अमेरिका के आने से ये बंद हो गया और इससे पूरे विश्व में हाहाकार मचा है। सारा ठिकरा ट्रंप के सर पे है। ट्रंप के अपने लोग, अपने सांसद, अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी अमेरिका में उसी को कहते हैं कि पहले बंद था, तुम्हारे आने से खुल गया, पहले चालू था, तुम्हारे आने से बंद हो गया और अब तुम उसको खुलवाने के लिए अपने ही किए हुए गलती को लोगों को बोल रहे कि मदद करो। यूरोपियन यूनियन बाहर है, नाटो बाहर है, वो यहाँ आने को तैयार नहीं। जो खाड़ी के देश है उसमें भी कटर-वटर सब दूर हो रहे हैं। एक्स्ट्रा सैनिक और चाहिए, इसके लिए कांग्रेस पैसा देने को तैयार नहीं। सभी हिट हो रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका के दोस्त थे, खाड़ी के दोस्त, जिन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ आर्मी के बेस बनाने की परमिशन दी, वो भी हिट हो रहे हैं। तो इस युद्ध में इज़राइल को लग रहा था कि उसका फ़ायदा होगा ग्रेटर इज़राइल बनाने में, शायद अमेरिका का ये युद्ध उसे मदद करेगा। लेकिन जितना इज़राइल है, उतना भी बच पाएगा कि नहीं पाएगा, ये आशंका है। ईरान मर-मिटने के लिए तैयार है, उसको अभी नहीं तो कभी नहीं और वन्स फॉर ऑल सेटलमेंट के मूड में, वो आर-पार की लड़ाई में मूड में है। अमेरिका फँस तो गया, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। सभी एक-दूसरे को हिट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा विश्व हिट हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम का संकट हर देश में हाहाकार मचा रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।